Hello everyone. In today's lecture we will be discussing about the specification according to the Indian Standard Code. जब भी आपको न्यूमेरिकल्स पार्ट करना है तो मैंने आपको कहा था इसकी गाइडलाइंस आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड में दी होगी। आई होप आप सब लोगों ने वो डाउनलोड कर लिया होगा। उसकी स्पेसिफिकेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स करने से पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज अबाउट रिवेट डायमीटर। अब मैंने कहा दो चीजों से हमको देखना है डायमीटर को। एक ये है नेट डायमीटर जो हम जहाँ पे भी वर्ड आएगा मतलब है उसका डायमीटर ऑफ द रिवेट का डायमीटर कितना है। ठीक है, अब रिवेट का डायमीटर तो रिवेट जो हमारे पास अवेलेबल है ये तो इसका डायमीटर हो गया। ठीक है, ये वाली बात हो गई, ये वाला डायमीटर हो गया। अब हमने डिस्कस किया था कि एक ग्रॉस डायमीटर होता है। ग्रॉस डायमीटर क्या होता है कि डायमीटर ऑफ दिस रिवेट प्लस द डायमीटर ऑफ द होल। सॉरी, यू कैन से दैट ओवरऑल द डायमीटर ऑफ दैट होल, कि हमको रिवेट से डायमीटर से कितना ज्यादा हमको प्रोवाइड करना है ताकि वो ये रिवेट उस होल में आ जाए। तो ग्रॉस डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ऑफ द रिवेट होल। ठीक है, तो होल डाया कितना होगा? जब हम होल डाया की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इसमें गिवन है कि अगर आपका ये रिवेट जो है इसका डायमीटर अगर लेस देन या इक्वल टू 25 mm है तो हमारे को नेट डायमीटर में 1.5 mm ऐड करना पड़ेगा और उतना होल आपको बनाना पड़ेगा रिवेट लगाने से पहले। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका रिवेट का डायमीटर ग्रेटर देन 25 mm होगा तो आपको 2 mm ऐड करना होगा नेट डाया में होल बनाने के लिए। तो ये थी डायमीटर की स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और जब हम न्यूमेरिकल पार्ट में डील करेंगे, अगर आपको न्यूमेरिकल में गिवन है कि दैट यू हैव टू यूज 60, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा 16 mm रिवेट यूज करना है आपको। ठीक है, तो आप कौन सी वाली कंडीशन यूज करेंगे? ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है जो हमारा रिवेट का डायमीटर वो लेस देन 25 mm है, तो लेस देन 25 mm में हमको 1.5 mm ऐड करना पड़ेगा ग्रॉस डायमीटर निकालने के। ठीक है, वैसे ही हम जब पिच की बात करते हैं, पिच को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे, तो पिच क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स मेजर्ड अलोंग अ रो ऑफ रिवेट्स। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पिच क्या होता है। तो मैं एक बार यहाँ पे बना लेता हूँ, ये हमारी प्लेट है। ठीक है, और ये आपके रिवेट्स हैं। ठीक है, तो जब हम पिच की बात कर रहे हैं तो अगर ये फोर्स लगती है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैंने कहा था, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कहेंगे? ये पिच होगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट, देखिए इनके सेंटर से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रिवेट्स मेजर्ड अलोंग द रो ऑफ द रिवेट, रो के अलोंग मेजर करना है। ठीक है, जब ये हम गेज की बात कर लेंगे तो मैं it should be center to center distance between the rivets in the perpendicular direction of the force. Yeah, you can say that it is in the perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर आपको गेज की बात करनी है, गेज को हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जब हम पिच की बात करेंगे तो इट इज पैरेलल टू द फोर्स। देखिए ये पैरेलल टू द फोर्स हो गया। जब गेज की बात करेंगे इट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। ठीक है, तो जी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स मेजर्ड अलोंग द विड्थ ऑफ द मेंबर, अलोंग द विड्थ ऑफ द मेंबर। ठीक है, विड्थ ऑफ द मेंबर क्या है? हमारी ये वाली प्लेट की ये विड्थ। तो जब हम विड्थ के अलोंग मेजर करेंगे दैट इज नोन एज गेज। गेज इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। ठीक है, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये डायरेक्शन के वेज में हम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हम पिच बोलते हैं और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हम उसको गेज बोलते हैं। बाकी इनकी वैल्यूज हम क्या रखते हैं? सेम निकालते हैं। सेम निकालते हैं कैसे जी? कि हमारी जो मिनिमम पिच होगी, मिनिमम पिच को हमें अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड जो रखना है दैट इज 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रिवेट्स। ठीक है, और मैक्सिमम पिच दो केस में होती है, अगर हम टेंशन मेंबर डिजाइन कर रहे हैं और कंप्रेशन मेंबर डिजाइन कर रहे हैं। तो टेंशन मेंबर की जब हम बात करेंगे तो टेंशन मेंबर क्या होगा? जिसमें टेंसाइल फोर्स लगी हो, कंप्रेशन में जिसमें कंप्रेसिव फोर्स लगी हो। जब टेंशन की बात करेंगे
तो अगर हम टेंशन मेंबर की बात करें तो मैक्सिमम पिच हमको देनी है 16 टाइम्स द टी। टी क्या होगा? थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। अगर हम दो प्लेट यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे दो प्लेट ज्वाइन करी है, सपोज ये 10 mm की है, ये 12 mm की है, तो हमको थिनर प्लेट लेनी है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, ठीक है। और 200 mm, मतलब 16 टी और 200 mm से जो भी लेस होगा, विच एवर इज लेस, वो वैल्यू होगी हमारी पिच की, या एस बोल दो, एस से डिनोट करते हैं। तो पिच की वैल्यू कितनी होगी इन टेंशन मेंबर? 16 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट और 200 mm, दोनों में से जो लेस वैल्यू होगी वो यूज करनी है। और कंप्रेशन में ये 12 टी हो जाएगा, 12 टी और 200 mm, और टी क्या है यहाँ पे? थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। दोनों में से जो भी लेस होगा वो पिच हमको यूज करनी है। अब एक रूल है ये पैकिंग प्लेट का, ठीक है। पैकिंग प्लेट जो क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। पैकिंग प्लेट, सपोज मैं यहाँ पे 12 mm और 10 mm की प्लेट को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। 12 mm और 10 mm की प्लेट को ज्वाइन कर रहा हूँ यूजिंग, ये कौन सा ज्वाइंट है? ये बट ज्वाइंट है। तो बट ज्वाइंट के लिए हमने यहाँ पे देखो डबल ये कवर प्लेट्स लगा दिया। तो पैकिंग प्लेट्स क्या है? तो अगर 12 10 mm को ज्वाइन करूंगा तो ये थोड़ा सा 2 mm का क्या है, ये डिफरेंस है ना। तो ये यहाँ पे हमको ये कवर करने के लिए एक पैकिंग प्लेट देनी पड़ेगी, ताकि ये भी क्या हो जाए? 12 mm के बराबर हो जाए, तो इसमें कोई वैल्यू ना है। तो पर जो पैकिंग प्लेट्स हम प्रोवाइड करते हैं इसमें कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं हो, ये हमको कोई हेल्प नहीं करेगी, ये कोई लोड नहीं लेगी, ठीक है। हम ये इस तरह से इसे डिजाइन इस जब डिजाइनिंग की बात करेंगे पैकिंग प्लेट्स में, तो हम क्या मान के चलते हैं? ये लोड नहीं लेगी, ठीक है, ये लोड नहीं लेगी। तो पैकिंग प्लेट के ये ध्यान रखना है, जब भी हम डिजाइन करेंगे तो इट विल नॉट टेक एनी लोड। जब हम अब बात करते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, जब रिवेटेड ज्वाइंट को हम डिजाइन कर रहे हैं, अब मैंने कहा था आपको कि हमारे पास कितने टाइप्स के फेलियर, रिवेट में दो टाइप्स के फेलियर होते हैं, एक होता है शियर और एक होता है बियरिंग, ठीक है। रिवेट के तो दो बताए थे, प्लेट के बताए थे शियर, शेयर, बियरिंग, टियरिंग और बियरिंग, टियरिंग, और क्या बताया था आपको? एक वैल्यू हमने बताई थी आपको कि जब हमारा प्लेट्स में जो फेलियर होता है वो चार तरीके से होता है। एक होता है रिवेट्स, सॉरी, बियरिंग, शेयरिंग, टियरिंग एंड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग की वजह से, ठीक है। तो चार मैंने आपको प्लेट्स के फेलियर बताए थे और दो रिवेट्स के बताए थे। तो मैंने जब डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा स्प्लिटिंग फेलियर, स्प्लिटिंग, बेयरिंग और shear failure of plates, shear failure of plate, जिसको इनके बारे में नहीं पता वो मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देख लें, जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है। अभी देखिए आप लोग लेक्चर्स इसमें बहुत कम देख रहे हैं, लेक्चर्स देखना शुरू कीजिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा। लेक्चर देखते रहिए उसमें, और उससे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चार टाइप्स के फेलियर होते हैं प्लेट्स में, एक होता है शियर, बियरिंग, टियरिंग और स्प्लिटिंग। तो मैंने जब आपको बताया था कि शेयर में कैसे फेल होता है, ये बोल्ट था और ये पैरेलल डायरेक्शन में ऐसे करके क्रैक्स आ जाते हैं, तो ये पैरेलल टू द फोर्स हमारे क्रैक्स आते हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं शेयर फेलियर, ठीक है। और बियरिंग में हमारी प्लेट की कैपेसिटी कम होती है, स्प्लिट में हमारा प्लेट स्प्लिट हो जाती है। तो ये तीन टाइप्स के जो फेलियर थे ये तो हम मैनेज कर सकते हैं, शेयर, बियरिंग और स्प्लिटिंग, अगर हम एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस की वैल्यूज को चेक करें और कैपेसिटी ऑफ प्लेट देखें, इनको हम मैनेज कर सकते हैं कि हमारा इससे ये फेल नहीं होगा, ठीक है। बट हमारे को मैनेज करना है वो जब हम रिवेट जॉइंट बना रहे हैं तो शेयर ऑफ वैल्यू ऑफ रिवेट, बेयरिंग वैल्यू ऑफ रिवेट और टीयरिंग ऑफ प्लेट ना हो, बाकी के ये वैल्यूज को तो हम चेक कर सकते हैं ऑलरेडी, अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस प्रोवाइड करें, तो हमें इन तीनों के लिए चेक करना पड़ेगा जब भी हम डिजाइन करेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयर।
शियर में मैंने आपको बताया था कि रिवेट कैसे फेल होगा। ये रिवेट है अगर, ठीक है, तो इधर इस पे एक ऐसा फोर्स लग रहा है किधर से, तो ये ब्रेक होने के यहाँ पर हमारे चांसेस मैंने बताए थे आपको। तो यहाँ पे ब्रेक होने के लिए स्ट्रेंथ क्या है, इसकी स्ट्रेंथ हम लेके चलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट क्या होगी, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि इसका एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हम रिवेट की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट किसका आएगा, रिवेट का आएगा, ठीक है। पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, ये तो एरिया हो गया, और हम इसके शेयर वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये कितना परमिसिबल स्ट्रेस लेता है। टाउ वी एफ क्या है, शेयर स्ट्रेस, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस ऑफ अ रिवेट। तो ये वैल्यूज से अगर स्ट्रेस इनटू एरिया कर देंगे तो हम उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी आ जाएगी। ये जब हम बात कर रहे हैं सिंगल शेयर की कर रहे हैं, और जब डबल शेयर होता है वो भी बताऊंगा अभी। तो पहले ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी बताता हूँ। सिंगल शेयर क्या है, सिंगल शेयर में जब हमारे पास ये प्लेट्स है, देखिए ये मैंने लैप जॉइंट बनाया और ये मैंने रिवेट लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा फोर्स है, यहाँ पे इस तरफ को फोर्स है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक होने के चांस है इसके। अब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो एक तरफ से शेयर फेलियर हो सकता है इसका, ठीक है। जब हमारे पास दो प्लेटें होंगी, एक इस तरह से ज्वाइन, ठीक है, तो इस केस में जब हमने यहाँ पे रिवेट लगाया तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ से भी फेल हो सकता है, यहाँ से भी फेल हो सकता है, तो दो साइड से फेल हो सकता है। तो ये क्या हो गया, डबल शेयर का केस हो गया, कि यहाँ पे भी फेल हो सकता है और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे डबल शेयर के लिए हमारे को अलग फॉर्मूला देखना पड़ेगा, बस वो क्या आ जाता है, ट्वाइस हो जाता है। बस सिंगल में वन ही रहता है, वो जब हम डबल शेयर की बात करते हैं वो ट्वाइस हो जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जब सिंगल शेयर की बात कर रहा हूँ तो मैं ये वाला केस है, डबल शेयर में वो दो जगह से फेल हो सकता है इन केस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। तो उसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे इन शेयर में, एरिया ऑफ द रिवेट इनटू परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ। जब हम स्ट्रेंथ ऑफ एन नंबर ऑफ रिवेट्स, जब हमारे पास बहुत सारे रिवेट्स हैं, तो एक रिवेट की बात हो रही है, अगर वहां पे बहुत सारे रिवेट्स होंगे तो n टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, n टाइम जितने रिवेट होंगे उतना टाइम्स द एक की स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करने। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ क्या हो गया, ये हमारे, ये क्या था, ये हमारे पिच आ गई, ठीक है, पिच ये डिस्टेंस आ गया। पर पिच लेंथ मींस ये वाली, पहले वाले में कितना पिच आया, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, तो n डैश इंटू 5/4 डी स्क्वायर इंटू टाउ है, कि उसमें कितने वोल्ट आएंगे पिच लेंथ में, पर पिच लेंथ में कितने वोल्ट हैं, वन में 3 है, फिर 2, फिर अगले में 3 है, ऐसे करके। तो पर पिच लेंथ में कितना आ जाएगा, n डैश इंटू एरिया इंटू टाउ है, ठीक है। यही अगर हम डबल शेयर की बात करेंगे तो ये वाली जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारा ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस टाइम्स दी, ट्वाइस टाइम दी हमारा एरिया इनटू दी शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस के लिए अगर हम डबल शेयर की बात कर रहे हैं तो डबल शेयर में हमारा ये वैल्यू ट्वाइस हो जाएगा। तो फॉर n नंबर ऑफ रिवेट्स में n इंटू ट्वाइस द एरिया इंटू टाउ है, ठीक है। डबल शेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेम फॉर्मूला वही है, बस ट्वाइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम डबल शेयर की बात करें। और पर पिच लेंथ में भी n डैश इंटू ट्वाइस द एरिया इंटू शेयर स्ट्रेस। सेकंड केस को हमको चेक करना था, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। अब बियरिंग क्या है, बियरिंग वैल्यू हमारा बोल्ट की कैपेसिटी कितनी है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। तो बियरिंग में हम क्या करते हैं, जब ये हमारा प्लेट है, ठीक है, और बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट निकालने के लिए, एक रिवेट के लिए पहली बात तो यहाँ पे ये जो एरिया है, ये इस एरिया इनटू बियरिंग स्ट्रेस, यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेस कैसे आएगा,
ये प्रोजेक्टेड एरिया जो होगा इनटू परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस। प्रोजेक्टेड एरिया मींस इसके, ये मैंने इसको साइड व्यू दिखाया आपको, इसका डाया कितना होगा रिवेट का डी, और इसकी जो थिकनेस है यहाँ पे टी, ये टी, ये कितनी होगी, तो ये कैसा दिख रहा है, ऐसे रेक्टेंगुलर दिखता है, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं हम। वैसे तो ये सिलेंड्रिकल होगा बट हम इसका क्या लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवेट। तो प्रोजेक्टेड एरिया इनटू परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस, प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो गया, डी इनटू टी इनटू सिग्मा पीएफ। पीएफ क्या है, बेयरिंग स्ट्रेसेस, परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट क्या आ जाएगी हमारी, एरिया इनटू स्ट्रेंथ, और एन नंबर के साथ एन इनटू दिस हो जाएगा वैल्यू, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ, ये क्या हो जाएगा, एन डैश इनटू डी इनटू डी। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप को ये और क्लियरली समझ में आ जाएगी। और एक टर्म होती है न्यूमेरिकल्स में आती है, दैट इज रिवेटेड वैल्यू। रिवेटेड वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू मिनिमम होती है शेयर और बेयरिंग में से, मिनिमम वैल्यू बिटवीन शेयर एंड बेयरिंग वैल्यू, जो हमारी स्ट्रेंथ आएगी रिवेट की शेयर में और बेयरिंग में, दोनों में से जो मिनिमम होगी वो हमारी रिवेट वैल्यू होगी, ठीक है। अब तीसरा केस जो हमको चेक करना था, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इन टेयरिंग टेंशन। अब जब टेयरिंग होगी प्लेट की, ये हमको चेक करना है, बाकी तो हमको डिजाइन कर दिया ना। बाकी को चेक करने के लिए, इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड में मेंशन है दैट स्ट्रेंथ ऑफ अ जॉइंट एट क्रिटिकल सेक्शन। अब जो टेयरिंग है हमारी वो कहाँ से हो सकती है, टेयरिंग में मैंने आपको समझाया था कि टेयर होती है हमारी प्लेट, कैसे होती है। तो सपोज ये हमारे रिवेटेड से, तो ये कुछ इस तरह से फेल होती है, मैंने बताया टेयरिंग ऑफ प्लेट। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या पॉइंट हो गई, ये हमारे क्रिटिकल सेक्शन हो गए, ठीक है। तो पहला क्रिटिकल सेक्शन है। वैसे तो हमको पता है कि जब हमारे यहाँ पे लोडिंग आएगी तो सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस 1 वाले में आएंगे, देन 2 वाले में, देन 3 वाले में, बट अजम्पशंस में मैंने आपको बताया था हम मानते हैं कि तीनों में इक्वल स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। बट क्रिटिकल सेक्शन हम क्या ये वाला लेके चले, तो क्रिटिकल सेक्शन में ये वाला पार्ट है, तो टीयरिंग ना हो तो स्ट्रेंथ इन क्रिटिकल सेक्शन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये इसकी जो प्लेट की हमारी विड्थ होगी, दैट इज सपोज ये बी है, सपोज इसकी विड्थ बी गिवन है, तो बी माइनस कितने बोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, इस प्लेट के कितने होल हैं, 3 होल्स हैं, तो जितने भी होंगे तो n टाइम्स द डाया ऑफ द होल, ये इतनी रिमेनिंग थिकनेस होगी, विड्थ हो गई इनटू द थिकनेस ऑफ द प्लेट इनटू सिग्मा 80। सिग्मा 80 क्या है, द शेयर स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस इन प्लेट इन टेंशन, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ प्लेट इन टेंशन, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है सिग्मा 80 की, दैट इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ Fy, यील्ड स्ट्रेस के 60% ऑफ यील्ड स्ट्रेस इसको हम लेते हैं, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा स्ट्रेस इनटू एरिया से, हमारा क्रिटिकल सेक्शन में हमारी स्ट्रेंथ कितनी है प्लेट की। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ से की अगर हम बात करेंगे, पर पिच लेंथ क्या होगी अब हमारी, अब ये जो हमारी पर पिच लेंथ, ये वाला जो हमारा बोल्ट है, ठीक है, अब पिच कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारी ये पिच है हमारी, ठीक है। अब पिच में हमारे को ये वाला जो डिस्टेंस है एस, ठीक है, इसमें जो हमारे पिच में कितने होल आएंगे, अगर हम एक की पिच लेंथ की बात करेंगे तो इसमें कितना होल आया, 1 होल आया पहली वाली में, तो 1 होल इसमें। अगर हम दूसरी पिच लेंथ की बात करेंगे तो इसमें कितना आएगा, यहाँ पर ऐसे करके अलग अलग पिच लेंथ पे की बात कर रहे हैं, पर पिच लेंथ में कितना वैल्यू है, अगर एस हमारा एक पिच लेंथ है तो एस माइनस उसमें एक डाया ऑफ होल, एस माइनस डी इंटू थिकनेस इंटू स्ट्रेस, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी आपकी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ, ठीक है। तो ये बात थी हमारी टाइप्स ऑफ फेलियर की, कि हम उसको जब भी डिजाइनिंग करेंगे रिवेट को तो उसमें हमें 3 चीजें चेक करनी है, बाकी 3 तो हम एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड अगर एच डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
सेफ हो जाएगा। बाकी अगर किसी को इसमें कोई टर्म समझ नहीं आ रही होगी वो तो हम न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझ लेंगे। बाकी आई होप ऐसा तो कुछ है इसमें था नहीं कि अगर आपको समझ ना आए हो, क्योंकि हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से फेलियर्स होते हैं, एजम्पशंस क्या है रिविटेन में। बस अब डिजाइनिंग पार्ट में हमें 3 चीज को देखना है, वो तीनों के लिए फॉर्मूलेज ये हैं, डायरेक्ट हमको ये अप्लाई करने हैं और वैल्यूज चेक करनी है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। सो थैंक यू वेरी मच।